Hello aspirants and welcome to another session of Mains 450 series जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं मेंस 2024 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट 450 टॉपिक्स प्रिपेयर करने की। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। सबसे पहले इसके लिए हमने अपना टारगेट रखा है इंडिया ने दैट वी विल एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस बाय 2025। ऑलराइट, 5 ईयर अहेड ऑफ ग्लोबल टारगेट। ग्लोबल टारगेट सेट किया गया है वर्ल्ड ओवर से 2030 तक एलिमिनेट करने का, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं 2025 तक ही इसको एलिमिनेट करने की। अब कुछ फैक्ट्स जो आपका इंट्रोडक्शन का काम करेंगे दैट इज कि वर्ल्ड का 28% टीबी पेशेंट इंडिया में है। ऑलराइट, वर्ल्ड के 28%, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दूसरा, कुछ अच्छी बातें ये है हमारे लिए कि 2021 में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है इन नंबर ऑफ न्यू केसेस। ओके, देयर इज एविडेंट डिक्लाइन इन दिस। अभी इस पे हम और डिटेल में बात करेंगे। दूसरा, एक रिपोर्टिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। पहले क्या होता था कि कई बार केसेस अनरिपोर्टेड चले जाते थे, तो हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं होता था, लेकिन अब हमने लॉन्च किया था एक निक्षय पोर्टल। ऑलराइट, कि उस पे आप उसके थ्रू हम पेशेंट्स को बेटर मॉनिटर कर सकें। तो उसी से पता चला है कि इसमें रिपोर्टिंग में इंप्रूवमेंट हुआ है और ओवरऑल डिक्लाइन देखने को मिला है। एंड बेस्ट पार्ट है कि टीबी में जो एक ड्रग रेसिस्टेंट टीबी होता है, क्योंकि दिस ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, इसके केसेस में भी डिक्लाइन देखने को मिला है, क्योंकि इसी को ट्रीट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। ऑलराइट, तो ये कुछ डेटा जो आपके लिए इंट्रोडक्शन का काम करेगा। देन अब थोड़ा बेसिक जानते हैं कि ये होता है क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। ओके, तो अगर एग्जाम में प्रीलिम्स में स्टेटमेंट कुछ वायरल आ जाए उस टाइप का मत मार देना। इट इज बैक्टीरिया बोर्न डिजीज, ठीक है। एयरबॉर्न होता है और इन्फेक्शियस भी होता है। एंड कौन कॉज करता है इसको? इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम। बाय द वे, मैं ये टॉपिक ले क्यों रहा हूँ आज, क्योंकि आज के द हिंदू में इस पे एक आर्टिकल आया है। एंड हर साल हमें मेंस में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जहाँ किसी ना किसी डिजीज से लेकर उसके लिए इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी है ये पूछा जाता है। तो मैं आज आपके साथ टीबी कवर कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे आपके साथ सिकल सेल एनीमिया भी करना है। ओके, एंड सिमिलरली आई थिंक थैलेसेमिया भी करेंगे शायद, थैलेसेमिया, नॉट श्योर दो। ओके, तो एनीवे अभी तो हम टीबी कंप्लीट करते हैं पहले, तो हम इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखते हैं। इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम। इसके अलावा ये अफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा लंग्स को, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी और बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट नहीं कर सकता है, बट मोस्टली लंग्स को करता है। ऑलराइट, वर्ल्ड ओवर ऑलमोस्ट 1.5 टू 2 मिलियन इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाती है इससे। ओके, वर्ल्ड ओवर। इनफैक्ट ये डेटा है पिछले दशक का, 2010 टू 2020 में ऑलमोस्ट 2 मिलियन डेथ हुई हैं ड्यू टू टीबी। ऑलराइट, एंड मोस्टली ये अफेक्ट करता है लो इनकम कंट्रीज को, जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है या परचेसिंग पावर नहीं है ट्रीटमेंट की। ओके, लो इनकम कंट्रीज या पुअर कंट्रीज एंड वल्नरेबल वंस। चलिए, तो ये तो मैंने आपको उतना डेटा दिया जो आपके इंट्रोडक्शन का काम करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन पार्ट पर कि इंडिया ने जो टारगेट सेट किया है तो वो क्यों किया, मतलब नीड क्या है इसकी, वाई वी नीड टू एलिमिनेट दिस। बीमारी तो हर बीमारी को एलिमिनेट करना ही चाहिए, बट इसके बारे में स्पेसिफिकली जानते हैं। देखिए, पहला तो फॉर आर ओन पीपल हेल्थ एंड वेलबींग। ओके, दूसरा कि ये हमारी इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट करता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। कैसे? ठीक है, अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसकी एक तो इनकम लॉस होती है। राइट, और अगर वो काम करता भी रहे साथ में तो भी उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। राइट, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी सफर ड्यू टू दिस। नेक्स्ट, पावर्टी रिडक्शन के लिए, क्योंकि इस तरह की जब बीमारियां आ जाती है, स्पेशली अगर वो किसी लो इनकम हाउस होल्ड में किसी मेल मेंबर को हो जाए, तो पूरा का पूरा परिवार पावर्टी की तरफ पुश हो जाता है। एक तो लाइवलीहुड चली जाती है, दूसरा आप पे ट्रीटमेंट का बर्डन। ऑलराइट, दूसरा, इट इज ए ग्लोबल हेल्थ कंसर्न। डब्ल्यू एच ने इसको ग्लोबल हेल्थ कंसर्न डिक्लेयर किया है।
तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी जो ग्लोबल एफर्ट्स हैं डब्ल्यूएचओ की, उसमें इसको सपोर्ट करें। ठीक है, और इनफैक्ट इसको डब्ल्यूएचओ ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी ही डिक्लेयर कर दिया था इन 1993 इटसेल्फ। ठीक है, सो इट इज एक्चुअली ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। फिर इसके अलावा और क्या पॉइंट आप सोच सकते हो जो एकदम सिंपल हो, जो आप कॉमन सेंस से वहां पर आंसर कर सको अपने आप, कुछ रॉट लर्निंग ना करनी पड़े। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आप बताइए कौन सा गोल है हेल्थ को लेकर। ओके, तो इसको अचीव करने में भी हमें मदद मिलेगी अगर हम इसको एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट और पॉइंट आप सोच सकते हो जैसे सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या होती है कि आप अपने देश के जो गरीब हैं, वल्नरेबल लोग हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, आप उनका ध्यान रख रहे हैं, काइंड ऑफ वेलफेयर। ओके, तो अपने वल्नरेबल एंड पुअर पीपल को के साथ आप एक सोशल जस्टिस क्रिएट कर पाते हैं, क्योंकि हमारा प्रियम्बल ही बोलता है ना, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस तीनों होने चाहिए। तो ये बात हो गई यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स कि हमें ये बताना पड़े कि हमें क्यों इसको एडमिट करना चाहिए जल्द से जल्द। पहला, अपने हेल्थ एंड वेलबींग के लिए। दूसरा, हमारे ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट के लिए। तीसरा, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए। क्योंकि देखिए, आप कितनी वेलफेयर स्कीम चला लीजिए, लेकिन जिस घर में जहां पर एक बड़ी बीमारी आई, वो अच्छा खासा मिडिल इनकम परिवार भी नीचे पॉवर्टी में पुश हो जाता है। ओके, सेम इज विद कैंसर एंड सच डिजीजेस। और नेक्स्ट है ग्लोबल हेल्थ कंसर्न है ये, तो हमें भी पार्टनर करना चाहिए वर्ल्ड ओवर। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में मदद मिलेगी। एंड लास्टली, सोशल जस्टिस फॉर ऑल पीपल एज पर दी प्रोविजंस ऑफ प्रेम्बल अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं कि इसमें क्या स्टेप्स लिए गए हैं। चलिए इनको ना हम डिटेल में जानेंगे एक एक करके। फर्स्ट, इसके लिए हम लोग लेकर आए नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान। ऑलराइट, 2017 से 25 के लिए। अब इसके बारे इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे। देखिए, सबसे पहले तो हमारा गोल है टू एलिमिनेट इट बाय 2025। क्लियर। इसके बाद फ्री डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फ्री डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब आपने ट्रीटमेंट तो करा लिया, बट उसके बाद भी काफी सारी केयर की जरूरत होती है ना, मॉनिटर करने की। तो उसी के लिए ₹500 दिए जाएंगे पर मंथ पेशेंट को फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट। कि अगर आप किसी ट्रीटमेंट के बाद अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो तो ठीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट। ऑलराइट, इसमें फर्दर अगर और डिटेल में देखेंगे हम इसके गोल्स, तो इसमें और भी है। जैसे हमें 44 से ज्यादा न्यू केसेस नहीं आने चाहिए हमारे पास। ओके, उसके बाद की जो डेथ है, मोर्टेलिटी, वो भी हमारी 3 पर लाख पॉपुलेशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, उसके अलावा ये तो बात न्यू केसेस की हुई यहाँ पर 44। इसके अलावा ओवरऑल टोटल केसेस की भी अगर बात करें तो 65 पर लाख पॉपुलेशन, इस लेवल पे लाना है हमें इसको कंट्रोल करके। ओके, तो ये बात हो गई नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान की। सेकंड, इसके अलावा और क्या स्टेप्स लिए हैं, तो हमने अपना हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। स्ट्रेंथन हेल्थ केयर सिस्टम। ऑलराइट, इसी के अंदर आप हमेशा एरो लगा के सब टॉपिक से सब डिटेल लिखेंगे, ताकि आपका करंट और स्टैटिक रिलेट हो पाए। क्योंकि ये तो देखिए, ये तो एक जनरल एकदम सुपरफिशियल पॉइंट लिख दिया आपने, स्ट्रेंथन हेल्थ केयर सिस्टम, मतलब हमने अपना स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है, बट क्या किया है उसमें। तो जब तक आप ये पॉइंट से लिखेंगे ना, आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे, वो एवरेज मार्क्स देके फिर आपको छोड़ दिया जाता है वहां पर। ठीक है, तो हमने इसके लिए ज्यादा एक्यूरेट डायग्नोस्टिक टेस्ट अप्रूव करें। मोर एक्यूरेट डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, जैसे कि न्यूज़पेपर का ही कंटेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कहीं और से पढ़ा हो मैंने। ठीक है, सीबी नेट एंड एक और है ट्योर नेट। ऑलराइट, इसके अलावा हमने एक और स्टेप लिया है, दैट वी हैव इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट। ओके, अगर आप श्रुति शर्मा मैडम की कॉपी देखेंगे ना, तो उसमें इसी तरह से उन्होंने एक जनरल पॉइंट लिखती थी,
स्ट्रेंथन हेल्थ केयर सिस्टम, उसके बाद फिर एरो लगा के वो उसको करंट से कोई एग्जाम्पल दे देती थी ताकि वो उनके आंसर में एक अलग ही वेटेज क्रिएट करता था। तो ऐसे आप अपना करंट प्लस स्टैटिक को रिलेट करके चलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो अधिकतर बच्चे पूछते रहते हैं कि न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाएं। वो नोट्स तब बनेंगे जब आपके पास हैंड रिटन में इस तरह का कंटेंट रेडी होगा। उसके बाद अब अगर सपोज आगे टीवी में और भी कुछ नया होता है, जैसे आज के पेपर में हमने देखा एक 3 मेडिसिन को लेके एक नया तरह का ट्रीटमेंट लिया है, अब उसको आप इसमें हैंड रिटन नोट्स में आगे ऐड करेंगे। मैं नहीं करके दूंगा आज, मैंने सुबह आपको हिंदू में पढ़ा दिया ना, अब उसको आप खुद अपने हैंड रिटन नोट्स में यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। इस तरीके से आपके नोट्स बनते जाते हैं साल भर में। ऑलराइट, नेक्स्ट हमने कुछ स्टेप्स लिए हैं टू इम्प्रूव ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। वो स्टेप्स क्या हैं? देखिए, एक कैनामाइसिन नाम की मेडिसिन होती थी। इसके कुछ साइड इफेक्ट सामने आ रहे थे पेशेंट में, जैसे किडनी फेलियर हो जा रहा था कई बार, तो उस वजह से डेथ हो जा रही थी। ठीक है, इसके अलावा डेफनेस के केसेस आए काफी सारे, डीफ हो जा रहे थे लोग। तो हमने यहाँ से मूव करके अब हम मूव कर गए बेडाक्विलिन एंड डेलामेनेट की तरफ। ठीक है, इन दवाइयों के नाम याद रखिए, प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं आपको कि ये किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, बेडाक्विलिन एंड डेलामेनेट। ऑलराइट, तो हमने एक स्टेप तो ये लिया है। दूसरा, हमने कुछ नई दवाइयों को हमने कुछ न्यू दवाइयों को इंक्लूड किया है अपनी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में। अब इससे आप समझ सकते हैं कि दवाई के जो प्राइस होंगे उसको रेगुलेट किया जा सकेगा। तो अल्टीमेटली हम क्या कर पाएंगे इसके थ्रू, दवाई को ज्यादा अफोर्डेबल बना पाएंगे पेशेंट्स के लिए। ऑलराइट, दिस इज थर्ड स्टेप। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं ना, आपको काफी कुछ पॉइंट्स वही मिलेंगे जो हम न्यूज़पेपर में डिस्कस करते आए हैं। इसके बाद हमने इंप्लीमेंट की है एक रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ओके। और इसका कवरेज जो है वो एक्सपेंड कर दिया है थ्रू आउट द कंट्री। कवरेज एक्सपेंडेड टू एंटायर कंट्री। और इस प्रोग्राम में भी वही है जो हमने नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान में देखा ना, इसमें वही सब बातें लिखनी है आपको। फ्री डायग्नोसिस देंगे, ट्रीटमेंट देंगे फ्री, एंड सो ऑन। ऑलराइट, देन अब एकदम बेसिक पॉइंट्स पे आ जाइए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं, राइट। अवेयरनेस एंड बेटर मॉनिटरिंग, ताकि केसेस अनरिपोर्टेड ना जाए और लोगों को सही ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो इसी के अंतर्गत हमने क्या चलाया? प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। ऑलराइट, ये एक तरह का मास कैंपेन है। और इसी से रिलेटेड हमने क्या लॉन्च किया था? एक निक्षय पोर्टल किया है ताकि आप केसेस रिपोर्ट कर सकें इस पे, या हॉस्पिटल के केसेस रिपोर्ट कर सकें इस पोर्टल पे, ताकि हमें एक डेटा रहे कि कितने लोग इस बीमारी से गुजर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम एक और लेकर आए निक्षय मित्र, मतलब आप वॉलंटियर कर सकते हैं और कोई भी बन सकता है, ठीक है, जो हेल्प कर सके टीबी पेशेंट को। नेक्स्ट इज कि हमने कोशिश की है कि हम टारगेट करें हाई रिस्क पॉपुलेशन को। अब हाई रिस्क पॉपुलेशन कौन सी होगी? देखिए, जैसे जिनको HIV एड्स होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। दूसरे हमारे माइग्रेंट्स होते हैं, स्पेशली वो जो माइनिंग इंडस्ट्री में वर्क कर रहे होते हैं, इनको होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। राइट, इसके बाद वही है, फिर कम्युनिटी एंगेजमेंट कीजिए। कम्युनिटी एंगेजमेंट, राइट। तो इसमें आगे ना, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा निक्षय मित्र। इसके थ्रू हम कम्युनिटी को ही एंगेज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमने लिए हैं। ठीक है, एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 1725, ठीक है। हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे, और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इंप्रूव किया है हमने, ठीक है। और नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में कुछ दवाइयां ऐड कर दी हैं इसकी, ताकि उसको उसके प्राइस रेगुलेट कर सकें। हमने इंप्लीमेंट की है एक रिवाइज्ड NTCP अवेयरनेस एंड मॉनिटरिंग थ्रू दिस निक्षय पोर्टल, ठीक है। और स्पेसिफिकली हम टारगेट कर रहे हैं हाई रिस्क पॉपुलेशन को, और उसके अलावा कम्युनिटी एंगेजमेंट, ठीक है। मैं ज्यादा पॉइंट आपको इसलिए दे देता हूँ ताकि आप लोग फिर उसे
जितने आपको याद रह जाए उस हिसाब से आप अपना लिख लें एग्जाम में, ठीक है। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि दिमाग में कंटेंट ही नहीं आ रहा है। कोई भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, लोग कहते हैं कि डे वन से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, कहाँ से करोगे जब दिमाग में कंटेंट नहीं है? तो एक बार दिमाग में उतना कंटेंट तो होने दो किसी टॉपिक को लेके, फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। इसलिए मैं आपको जो 450 टॉपिक्स करा रहा हूँ उसके बाद आपके पास लगभग हर चीज के लिए कंटेंट दिमाग में होगा, अगर आपने रेगुलरली फॉलो किया है। और फिर जब आप अगले साल प्रीलिम्स अपना देंगे, एंड आई विश कि आप सबका अच्छे से क्लियर हो, तो उसके बाद जो 3 महीने बच जाता है आपके पास, उस टाइम आपको सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही करनी चाहिए। उस टाइम ये नहीं कि मैं कंटेंट ही बनाता फिर रहा हूँ। अगर आप प्री और मेंस के बीच में कंटेंट डेवलप करने चले गए तो फिर बहुत देर हो जाएगी। चलिए अब हम आते हैं चैलेंजेस पे। अब हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी तो होंगे ना। ऑफ कोर्स होंगे। चलिए शुरू करें। पहला, कि बर्डन ऑलरेडी बहुत हाई है, ठीक है। तो इस टारगेट को अचीव करना, टू एलिमिनेट बाय 25, इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड का 28% डिजीज बर्डन हमारे यहाँ है। तो इस ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट ऑल, ओके। तो अब हम इसमें निक्षय पोर्टल ले तो आए हैं, बट फिर भी पूरे केस रिपोर्ट हो रहे हैं या नहीं है, नॉट श्योर। ठीक है। दूसरा, कि अधिकतर जो बर्डन बढ़ रहा है ना पेशेंट्स का, वो बढ़ रहा है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। अब अगर ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए जो दवाइयाँ ले रहे हैं उनके अगेंस्ट भी ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गया है, वो दवाइयाँ ऐसा नहीं करी, तो फिर कैसे आप एलिमिनेट कर पाओगे, राइट। अब इसको ठीक करने के लिए आपको जाना पड़ता है बहुत ही, एक तो डिफिकल्ट ट्रीटमेंट से और कॉस्टली से, मतलब बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है इसका फिर, ठीक है, जो कि सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। एंड देर इज इनएडिक्वेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। मतलब हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स का मिस यूज होता है, ठीक है। किसी को भी नॉर्मल फीवर आया, एंटीबायोटिक्स लेगा, पैरासीटामोल लेगा और सोचेगा ठीक हो जाए, बट ओवर द टाइम आपकी बॉडी उसकी इतनी एडिक्ट हो जाती है, हैबिचुअल हो जाती है, कि उसके बाद जब आप बीमार होते हो और आप लेते हो ना, तो वो उतना इफेक्टिवली असर नहीं करती आपकी बॉडी पे, राइट। रेजिस्टेंट डेवलप कर लेती है आपकी बॉडी। देन उसके बाद देयर इज ऑल्सो पुअर एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट रेजिमेन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लोग जब ये ट्रीटमेंट भी कराते हैं ना, तो कुछ हफ्ते लेते हैं, कुछ महीनों लेते हैं, फिर लगता है यार अब तो मैं ठीक हो गया, तो कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं। इसलिए आप जो अवेयरनेस कैंपेन देखेंगे ना टीवी वगैरह पे, टेलीविजन पे, गवर्नमेंट करती रहती है कि अपना ट्रीटमेंट पूरा कराइए, नहीं तो ये वापस आएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर लिखना, ठीक है। देन देयर इज लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर, स्पेशली इन रूरल एरियाज। अब देखिए, इससे ठीक होने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि टाइमली एंड अर्ली डायग्नोसिस। लेकिन अगर रूरल एरियाज में उतना क्वालिटी हेल्थ केयर है ही नहीं, तो फिर वो डिले होता जाता है। फिर लोग भी सोचते हैं हो जाएगा ठीक, और वो नहीं जाते हैं। और फिर जब वो शहर जाते भी हैं, तो वो ट्रीटमेंट उनका थोड़ा अनअफोर्डेबल हो जाता है, बिकॉज आपको सिर्फ हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट ही थोड़ी कराना है। जब आप एक शहर आते हो तो आपको रुकना है वहाँ, आप रहोगे, खाओगे, आपकी फैमिली में आपके साथ जो आएंगे, तो फिर ये और एक्स्ट्रा जो हम कहते हैं ना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ये उसको बढ़ा देता है। अब इसी चक्कर में लोगों का डिले होता है, एंड डिले होने की वजह से ये फिर और ज्यादा स्प्रेड होता है वहां लोगों में। ऑलराइट, नेक्स्ट, इसके साथ आता है कुछ स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। आप जनरली देखेंगे विलेजेस में खासकर, या इवन शहरों में भी, कि ओल्ड पीपल को अगर ये हो जाता है तो छोटे बच्चों को उनके पास जाने नहीं दिया जाता है, ऑलराइट। तो इस चक्कर में क्या होता है, कई लोग सोसाइटी में भी जैसे शादियों में गए हैं तो वो उसके साथ खाना नहीं खाते, नहीं नहीं यार इसको टीबी है, इसके साथ नहीं खाना। तो ये स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन से बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि वो रिलक्टेंट रहते हैं कि यार मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता ये, राइट। वो डिस्क्लोज ही नहीं करते हैं कि मुझे टीबी है, क्योंकि लोग उन पे सोशल आइसोलेशन इम्पोज कर देते हैं कि आप अलग रहिए, दूर रहिए। नेक्स्ट, अब ये होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? टीबी होने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है पुअर सैनिटेशन, ओके। तो ओवरऑल भी अगर हम बात करें तो पुअर लिविंग कंडीशन इन इंडिया, ओके। क्योंकि देखिए, एक तो ओवर क्राउडिंग हमारे शहरों में है, स्पेशली इन स्लम्स, ठीक है। लोग कैसे रहते हैं हमने देखा ही है, वेंटिलेशन तो दूर की बात है, ठीक है। पुअर सैनिटेशन है,
एंड सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में कहा था, लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन वाटर। मैंने आपको अपने एक बार एक वीडियो में बताया था कि इंडिया में ऑलमोस्ट 70-80% डिजीज वाटर बॉर्न डिजीज हैं, जो गंदा पानी पीने से होती है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर हम अपने लोगों तक अभी तक साफ पीने का पानी नहीं पहुंचा पाए इतने सालों में, तो इंडिया फिर इतना प्राउड नहीं कर सकता अपने आप को। हमने चांद पे भेज दिया, हमने मंगल पे भेज दिया, कम ऑन यार, पहले पीने का साफ पानी तो पहुंचा दें हम अपने लोगों तक। एनीवे, और इन्हीं सब वजहों से देयर इज इंक्रीज ट्रांसमिशन। राइट, साफ पानी नहीं मिल रहा है पीने का, सैनिटेशन कंडीशन पुअर है, ओवर क्राउडिंग है स्लम्स में, तो ये और ज़्यादा ट्रांसमिट होता जाता है। राइट, इसके अलावा फाइनली अवेयरनेस बहुत कम है। और अवेयरनेस कम होने की वजह से क्या होता है कि जब इसके साइन दिखते हैं आपके अंदर या इसके सिम्टम्स दिखते हैं, तो कई टाइम तक आप समझ नहीं पाते उसको, आपको लगता है नॉर्मल खांसी है, 10-11 दिन में हो जाएगी। ओके, और अगर जब ट्रीटमेंट कराते भी हो तो आप में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि मैं पूरा कोर्स तो ले लूँ। ओके, विदाउट कंप्लीटिंग फुल कोर्स वो अपना ट्रीटमेंट बीच में ही छोड़ देते हैं कि अब तो मैं ठीक हो गया। राइट, ठीक है, ये इशू है। एंड लास्टली सबसे कॉमन रीजन या चैलेंज जो शायद इंडिया के हर चीज में फिट होता है, वो है फंडिंग। देयर इज ऑलवेज लैक ऑफ फंड फॉर एवरीथिंग। राइट, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं चैलेंजेस, क्योंकि आपको क्वेश्चन इसी तरह का आएगा, आपको कोई उसमें नहीं जाना है टीबी बॉडी के अंदर जाके क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो सब नहीं पूछा जाता यार। यूपीएससी दे रहे हो आप, नीट नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो पहला चैलेंज था कि बर्डन ऑलरेडी हाई है। ठीक है, तो डिफिकल्ट ये सब, और ज्यादा बर्डन पड़ रहा है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का। ठीक है, हेल्थ केयर का एक्सेस बहुत लिमिटेड है, स्पेशली इन रूरल एरियाज। स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से लोग डिस्क्लोज ही नहीं करते हैं कि मुझे ये हो गया है। पुअर लिविंग कंडीशन है, उस वजह से ट्रांसमिशन और तेज होता है। अवेयरनेस कम है क्योंकि लोग अपने साइन और सिम्टम समझ नहीं पाते हैं वक्त रहते, और उसके बाद लैक ऑफ फंड्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैलेंजेस, ऊपर हमने देख लिए थे स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। अब लास्टली हम देखते हैं कि और क्या करने की जरूरत है इसके अलावा। ठीक है, और क्या करना चाहिए हमें, तो लेट्स सी और क्या वे फॉरवर्ड है इसमें। चलिए खुद से सोचते हैं, आप लोग खुद से सोचिए। पहला, अब देखिए, पहले तो हमें जरूरत है एक कॉम्प्रिहेंसिव टीबी कंट्रोल प्रोग्राम की। कॉम्प्रिहेंसिव टीबी कंट्रोल प्रोग्राम से मेरा मतलब क्या है? देखिए, आप फ्री डायग्नोसिस कर लेंगे, आप मॉनिटरिंग कर लेंगे, आप ट्रेसिंग कर लेंगे, वो सब ठीक है, लेकिन प्रिवेंशन का क्या? हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है प्रिवेंशन पे, और उसके लिए सबसे जरूरी है पहले हम लिविंग कंडीशन सुधारें लोगों की, साफ पीने का पानी तो उन तक पहुंचा पाए। ओके, सबसे पहला स्टेप प्रिवेंशन। उसके बाद अवेयरनेस अबाउट सिम्टम्स, ताकि लोग अर्ली डायग्नोसिस के लिए आए, जैसे ही उनमें पहले सिम्टम्स दिखे उन्हें, उनमें वो अवेयरनेस हो कि यार ये सिम्टम तो टीबी का लग रहा है, तो आप तुरंत चेक कराइए, 11-15 दिन इंतजार मत कीजिए। ठीक है, इसके अलावा फिर जब सिम्टम्स आप समझ गए, इतनी अवेयरनेस आप में है, तो आप अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। ऑलराइट, अर्ली डायग्नोसिस, इफेक्टिव ट्रीटमेंट, एंड उसके अलावा फॉलो अप केयर, जो कि हमने वो सपोर्ट दिया ना ₹500 का न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, तो दिस शुड बी फर्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेना चाहिए हमें। ठीक है, सेकंड, एक्सपैंड एक्सेस टू हेल्थ केयर। हमें अपना जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसी को एक्सपैंड करना चाहिए, एक्सपैंड अ हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, अब उसमें वही पॉइंट आ जाएंगे, देखिए जो चैलेंजेस देखे आपने उसी से कनेक्ट करके लिखेंगे तो वे फॉरवर्ड लिखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हीं चैलेंजेस को तो एड्रेस करना है। तो हेल्थ केयर सिस्टम एड्रेस करना है हमें, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें रूरल एरियाज में अपना हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना चाहिए। ठीक है, ताकि वो लोग वहीं पर कैच कर सकें कि यार इसमें सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो हम लोग उसका डायग्नोसिस शुरू करते हैं, इंतजार ना करना पड़े उसे। ओके, अब हॉस्पिटल में आप इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार लेंगे, लेकिन अगर मेडिसिन ही अवेलेबल नहीं है तो हमें मेडिसिन भी एक्सेसिबल करवानी चाहिए इन रूरल एरियाज में। ठीक है, कई बार ये भी होता है कि लोग कोर्स तो करवा रहे हैं, फिर उनको जहां लगता है कि अब तुम शायद ठीक हो गए हो, तो वो अपना कोर्स अधूरा छोड़ के फिर वो मेडिसिन लेने इसलिए मिल जाते हैं कि यार शहर जाना पड़ेगा। अगर वहीं गांव में मिल जाए तो फिर भी एक बार को इंसान कि चलो मैं भी अपना ट्रीटमेंट पूरा कंटिन्यू कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो ये भी एक रीजन है कि मेडिसिन का एक्सेस भी होना जरूरी है। नेक्स्ट, फंडिंग इंक्रीज कीजिए।
ऑलराइट। आप रिसर्च कीजिए इसमें, आप प्रिवेंशन प्रोग्राम पे फंड कीजिए ताकि प्रिवेंट ही किया जा सके तो डायग्नोसिस कम हो, और अगर हो ही गया है तो फिर ट्रीटमेंट पे, ठीक है। ऑलराइट। हाँ, इसमें आप वो ऐड करेंगे जो मैंने आपको सुबह पढ़ाया ना, न्यू ट्रीटमेंट, जिसने इसका टाइम पीरियड बहुत कम कर दिया है। अभी ये चलता है 18 मंथ का कोर्स। ओके। ओवरऑल आप शायद करीब 3,000 समथिंग दवाइयाँ ले लेते हो 18 महीने में, ठीक है। लेकिन अब जो न्यू ट्रीटमेंट साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं इस पे, जो अभी इंडिया में एक्सेप्टेबल नहीं है बट फॉरेन में एक्सेप्टेबल है, और इंडिया ने कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म किए थे तो वो भी बिल्कुल एकदम सेफ आए, ठीक है। तो वो इंडिया भी अलाउ कर देगा उसको। उसमें आपको हार्डली आई थिंक 24 वीक समथिंग समथिंग का ट्रीटमेंट है। ओके। और ओवरऑल भी आपको शायद पूरा से 500 मेडिसिन ही लेनी होंगी, या 5 से 6 पर डे, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो वो आप अपने इसी नोट्स में ऐड कर लीजिएगा जो मैंने आपको सुबह द हिंदू में डिस्कस किया था। नेक्स्ट, अब बाकी के पॉइंट्स वही सेम है, जो चैलेंजेस है उसका रिवर्स करके लिख दो, ठीक है। इंक्रीज अवेयरनेस, ऑलराइट। रिड्यूस द स्टिग्मा, जो लोगों में एक स्टिग्मा बना रखा है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लिविंग कंडीशन इंप्रूव कीजिए पहले, इंप्रूव लिविंग कंडीशन, ठीक है। देन इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो ऊपर अभी लिखा था हमने, ठीक है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि अभी क्या हुआ था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सॉफ्टवेयर बनाया था। उसने डिटेक्ट किए हॉट स्पॉट्स अपने लंग्स के अंदर, इन लंग्स, फ्रॉम डिजिटल चेस्ट एक्सरे। राइट। तो ये अगेन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इस तरह की चीजों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि जल्दी से आप पकड़ सकें। दूसरा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जो हम WHO के साथ करते ही रहते हैं, है कि। तो ये और कुछ फर्दर स्टेप्स है जो हम ले सकते हैं। ऑलराइट। तो आई होप आपको ये टॉपिक इजी लगा हो, क्योंकि मैं इसको जितना सिंपल रख सकता था मैंने उतना रखा है। वे फॉरवर्ड हमने देख लिया है, हमने चैलेंजेस देख लिए हैं, हमने यहाँ पे क्या स्टेप्स लिए हैं अब तक गवर्नमेंट ने, उनकी बात कर ली। ओके। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि इसकी एलिमिनेट करने की जरूरत क्या है, और उसके अलावा ऊपर मैंने आपको कुछ फैक्ट्स दिए जो आपको इंट्रोडक्शन का काम करेंगे। ऑलराइट। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, आप प्लीज इन मेंस के लेक्चर्स को मिस मत कीजिए, क्योंकि आप ये फॉलो करोगे तो आपका जो डेली आप टाइम इन्वेस्ट करते हो ना न्यूज़पेपर में, वो रिड्यूस होता चला जाएगा, और फिर आप अपने स्टैटिक पोर्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिवीजन को ज्यादा टाइम दे पाएंगे। राइट। अब इसके बाद एक सेकंड थिंग मैं आपके साथ जो करने वाला हूँ कि मैं आपको सोसाइटी, जो आपके मेंस सिलेबस का पार्ट है, इसको, इसके पूरे एक पूरी लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ ताकि आप इसको अभी कंप्लीट कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के बाद इसका बर्डन फील ना हो। सोसाइटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, एंड सिक्योरिटी। राइट। ये 3 टॉपिक मैं आपके अभी करवाऊंगा इसी 1-2 मंथ के अंदर, ताकि फिर आप उधर प्रीलिम्स के बाद आपको इन टॉपिक्स का बर्डन ना हो। और फिर ये सिक्योरिटी वगैरह में जो भी न्यूज़ आएगी गवर्नेंस को लेके, अगर कुछ न्यू चीज़ गवर्नमेंट लॉन्च करती है, सोसाइटी में कोई न्यू स्कीम वगैरह आती है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, तो ये आप न्यूज़पेपर से अपडेट करते रहेंगे खुद से। ऑलराइट। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपके नोट्स हैंड रिटन बने होंगे। अगर आप सिर्फ PDF वगैरह के भरोसे हैं, आप सोच रहे हैं मैं विजन की मैगजीन से पढ़ लूंगा, किसी की मंथली मैगजीन पढ़ लूंगा, नहीं हो पाएगा यार, वो गलती मत करो। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज योर बेस्ट अटेम्प्ट। इस वक्त आप इन्फॉर्मेशन से ओवरबर्डन नहीं होते हो, आप मेंटली टायर्ड फील नहीं करते हो, आप में वो जोश होता है, इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में आप मेहनत कर लो, बेटर होगा। आप किसी भी टॉपर को सुनिए, वो खुद कहेगा यार मेरे लिख लिख के उंगलियां पतली हो गई थी मेरी। क्योंकि अगर आप हैंड रिटन से वर्क नहीं कर रहे हो ना, तो आप गलत कर रहे हो। PDF से नहीं होती पढ़ाई दोस्त, नहीं होगी कभी, ठीक है। तो एनीवे वो सब आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। क्योंकि मैंने तो आप लोगों से पूछा भी था कि आप में से कितने लोग बना रहे हैं, आप कमेंट में बताइए, लेकिन आप में से शायद एक ने भी नहीं बताया। एनीवे आप बनाए ना बनाए वो आपका, आपकी मर्जी, मैं अपना काम अपने तरीके से कर रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर, एंड वी विल मीट सून इन नेक्स्ट पार्ट। सो थैंक यू।